हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हम सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और इसके बाद में हम बात करेंगे संक्रियाओं के गुणधर्मों की। सर्वनिष्ठ और सम्मिलन की जो हमने संक्रियाएं पढ़ी थी उनके गुणधर्मों की बात करेंगे और साथ में एक और टॉपिक इसके अंदर हमारा बचा हुआ है जो कि असंयुक्त समुच्चय के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और उसके बाद में बात करेंगे अपने आगे वाले टॉपिक्स। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बता दूं कि फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये तीन पार्ट में इसके सोल्व करवा रहा हूं। पहला और दूसरा आप खुद सोल्व करके देखेंगे, उसमें आपको डायरेक्ट ए यूनियन बी के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर आपको समुच्चय जो दे रखे हैं वो आपको रोस्टर रूप में ना देकर समुच्चय निर्माण रूप में दिए हुए हैं इन दोनों के अंदर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो रोस्टर रूप बनाना पड़ेगा और उसके बाद में इसने जो बोला ज्ञात करने के लिए वो ज्ञात करना पड़ेगा। कि पहला क्वेश्चन देखिए, इसका जो थर्ड पार्ट है कि आपको ए समुच्चय दिया हुआ है जिसके अंदर कोई अवयव है x। ए समुच्चय के अंदर एक अवयव है x और x जो है वो एक प्राकृत संख्या है और साथ में 3 का गुणज है। तो आपको ऐसी प्राकृत संख्या लिखनी है जो 3 की गुणज हो। 3 के गुणज होने का मतलब ये है कि 3 के पहाड़े में आती हो। तो 3 के पहाड़े में आने वाली प्राकृत संख्याओं को हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो a के बराबर, कि a बराबर आ जाएगा। सबसे पहले तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद में 3 के गुणज मतलब 3 का पहाड़ा अपने को लिखना है। इस तरीके से आगे की संख्याओं को आप ऐसे डैश डैश द्वारा भी बता सकते हैं, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि वो ख़त्म कहाँ तक होंगी, तो हमें लास्ट तक इस तरीके से डैश डैश के रूप में लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में अपने बी समुच्चय की बात करें कि बी समुच्चय हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो वो देखिए कि x एक संख्या है जो कि 6 से कम है और प्राकृत संख्या x जो है वो 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 और साथ में क्या आ जाएगा 5। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, हमने समुच्चय निर्माण रूप से हमने रोस्टर रूप बनाया। अब अपने को क्या करना है, ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। यूनियन का मतलब सम्मिलन और सम्मिलन का मतलब है कि ए और बी दोनों के अवयवों को लिखना है। आपको ए समुच्चय के भी अवयव लिखने हैं और साथ में बी समुच्चय के भी अवयव लिखने हैं। तो देखिए ए यूनियन बी क्या बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो ए यूनियन बी आपको सबसे पहले तो ए वाले अवयव लिखने हैं और उसके बाद में कौन से लिखने हैं, बी वाले। तो देखिए ए वाले जो अवयव हैं ये तो चलते ही जाएंगे, कभी खत्म होंगे ही नहीं, ठीक है। तो इनको आप पहले मत लिखिए, पहले अपने बी वाले अवयव लिख लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये बी वाले अवयव लिख लिए। अब अपने ए वाले अवयवों को लिख लेते हैं। तो जैसे 3 तो आ चुका है, ठीक है, 6, 9, 12 ये सारे आ जाएंगे, 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश, ये चलता रहेगा, लास्ट तक कभी खत्म नहीं होगा। तो ये तो हुआ ए यूनियन बी का मान। अच्छा, इसी क्वेश्चन के बाद में एक आगे क्वेश्चन और है, 5वां क्वेश्चन। और उस 5वें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि प्रश्न 1 में दिए हुए प्रत्येक समुच्चय युग्म के लिए आपको सर्वनिष्ठ समुच्चय भी ज्ञात करना है। अपने बात कर ही लेते हैं यहाँ पर सर्वनिष्ठ की, कि आपको ए यूनियन बी भी ज्ञात करना है और साथ में ए इंटरसेक्शन बी। ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये 5वें क्वेश्चन के लिए है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको ए और बी में दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों को लिखना है। आपको ऐसे अवयव लिखने हैं जो ए और बी के उभयनिष्ठ हों, दोनों में कॉमन हो जो अवयव। तो ए और बी में कॉमन अवयव देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अपने को साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ ए की अवयव है जो दोनों में कॉमन है, वो कौन सा है, 3। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का मान है। तो अब बात करते हैं अपने इसके दूसरे क्वेश्चन की, जो कि इसका फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें आपको ए समुच्चय दिया हुआ है, x एक प्राकृत संख्या है और x का जो मान है वो 1 से बड़ा, 6 से छोटा या 6 के बराबर। कि x का जो मान है वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 6 या 6 से छोटी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए अपने इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले अपने a का मान लिख लेंगे यहाँ पर कि 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी 2, फिर 3, 4, 5, 6 या 6 से छोटी, तो 6 भी आ ही जाएगा इसमें क्योंकि बराबर का निशान लगा हुआ है। तो ये तो हमारे पास ए समुच्चय का मान है। और अब अपने बात करेंगे इसके बाद में बी समुच्चय की, कि बी समुच्चय के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे। तो बी समुच्चय के अंदर भी प्राकृत संख्या आएगी और वो जो प्राकृत संख्या वो 6 और 10 के बीच की होनी चाहिए, कि 6 से बड़ी और 10 से छोटी, और प्राकृत संख्या होनी चाहिए तो 7, 8, 9 ये 3 संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है, 6 से बड़ी और 10 से छोटी। अब अपने को इन दोनों के लिए ए यूनियन बी को लिखना है। तो ए यूनियन बी देखिए क्या बनेगा, कि सबसे पहले ए वाले सारे अवयव लिख दो, 2, 3, 4, 5, 6,
ये ए वाले सारे अवयव। अब बी वाले सारे अवयव लिखने तो 7 8 9, कोई रिपीट हो नहीं रहा इसलिए दोनों के अवयव पूरे पूरे ही आ जाएंगे 7 8 9। तो ये तो हुआ ए यूनियन बी का मान। अब अपने को इसमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब आपको दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो लिखने हैं, जो दोनों में ही हो। ऐसे तो ऐसा तो कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में ही हो, तो इसका मतलब ये खाली रहने वाला है, ठीक है, ये रिक्त समुच्चय बन जाएगा। तो इस तरीके से हुआ ये क्वेश्चन फोर्थ। और अब अपने बात करते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा पार्ट जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, ए दे रखा है बी दे रखा है, इसमें पहले से आपका रोस्टर रूप दे रखा है, आप डायरेक्ट यहाँ पर ए यूनियन बी लिखेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब पहले ए वाले सारे अवयव लिख दो, 1 2 3। अब बी वाले अवयव लिखने हैं तो बी जो है वो एम्प्टी सेट है, खाली है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है और लिखा जाएगा, तो ये बंद कर देंगे। तो ये तो हुआ ए यूनियन बी का मान। और फिर इसके बाद हमने बात करें अगर ए इंटरसेक्शन बी की, मतलब आपको जो दोनों में कॉमन है वो लिखना है। मतलब यहाँ पर देख लीजिए कि अवयव जो है वो दोनों में कोई कॉमन है क्या, कि जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो ऐसा कोई अवयव नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो इस बार ये भी खाली रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के मान ज्ञात करने हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप वो खुद सोल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इजी से क्वेश्चन है, हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपको ए बी सी और डी ये 4 समुच्चय दे रखे हैं। ए समुच्चय में 4 अवयव, बी में 4 अवयव, सी में 4 अवयव, डी में 4 अवयव, ठीक है, 4 अवयवों के ये समुच्चय बना रखे हैं। और इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब 3 समुच्चय और उन 3 समुच्चयों के लिए आपको यूनियन ज्ञात करना है, ठीक है। ए फिर यूनियन बी फिर यूनियन सी, कि ए बी और सी अब तीनों को एक साथ लिखना है। हमने दो को तो एक साथ लिख के देखा ही है, लेकिन अब 3 समुच्चयों को एक साथ कैसे लिखेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि सम्मिलन का मतलब या फिर यूनियन का मतलब क्या है, कि यूनियन लिखा कैसे जाता है। कि यूनियन का मतलब होता है कि सभी जितने भी समुच्चय हैं, अगर 2 समुच्चय हैं तो दोनों समुच्चयों के सारे अवयव आ जाने चाहिए, अगर 3 समुच्चय हैं तो तीनों के सारे आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर अपने को 3 समुच्चयों का यूनियन बनाना है, तो इसका मतलब आपको अब तीनों समुच्चयों के अवयवों को लिखना है। मतलब ए के भी अवयव लिखने हैं, बी के भी अवयव लिखने हैं और साथ में सी के भी लिखने हैं, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन सी, देखिए क्या आएगा कि पहले तो हम ए वाले अवयव सारे लिख देंगे। तो ए वाले अवयव है 1 2 3 4, तो यहाँ देगा 1 2 3 4। फिर बी वाले सारे अवयव लिख दो, 3 4 5 6, तो 3 4 पहले से आ चुका है तो 5 6। अब सी वाले सारे अवयव लिखने हैं तो 5 6 7 8, तो 5 6 फिर से आ चुका है पहले से ही, तो 7 8। तो ये हमारे पास आया ए यूनियन बी यूनियन सी, कि हमने ए बी और सी तीनों को एक साथ लिखा है। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस 6th क्वेश्चन के अंदर हमें बात करनी है 4 समुच्चयों के ऊपर, और इन 4 समुच्चयों के आधार पे हमें ये 2 मान ज्ञात करने हैं। और हम इसमें सोल्व करें 6ठा और 9वां क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो 2 समुच्चयों के ऊपर आधारित हैं, तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन और फिर ब्रैकेट लगा के बी यूनियन सी दिया हुआ है, तो जहां पर आपको ब्रैकेट दिखाई देगा तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले को सोल्व करोगे और उसके बाद हम बाकी की संख्याओं की बात करेंगे। कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले तो बी यूनियन सी को सोल्व करना है, इसका जो आंसर आएगा उसी के आधार पे हम यहाँ इसको सोल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे और फिर इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, बाद में दोनों पे जो कंबाइंड संख्या है वो लगा देंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान ये रखना कि ब्रैकेट को सोल्व करना है, कि पहला काम हमारा ब्रैकेट को सोल्व करना, ब्रैकेट के बाद में हम आगे वाली संख्याओं की बात करेंगे। तो पहले तो इसका अपने कर लेते हैं 6ठा क्वेश्चन, मतलब 6th पार्ट इसका। तो 6th पार्ट के अकॉर्डिंग पहले अपने इसको लिख लेते हैं, जो अपने को ज्ञात करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब ये होगा कि बी और सी को इकट्ठा करके लिखना है, बी और सी का यूनियन करना है। तो पहले बी वाले अवयव सारे आ जाएंगे, फिर सी वाले अवयव सारे आ जाएंगे। तो बी वाले अवयव तो हैं 7 9 11 और 13, ये बी वाले सारे अवयव आ चुके हैं। अब सी वाले सारे अवयव लिखने हैं तो 11 13 15, तो 11 13 तो आ ही चुके हैं, तो इसलिए सिर्फ 15 ही लिखना है। तो ये तो हुआ बी यूनियन सी का मान। और अब अपने को ये वाला मान जो है इसके आधार पे ए के साथ इंटरसेक्शन, कि हमारे पास ये मान तो आ ही चुका है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इस ए समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन की संक्रिया लगानी है। ए समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन की संक्रिया लगानी है, मतलब ए में और इसमें आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हैं, जैसे 1 नंबर और इसे हमने नाम दे दिया 2 नंबर। तो यहाँ लिखेंगे 1 व 2 से,
तो 1 व 2 से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, कि 1 और 2 से आप ये देख लीजिए कि इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं, कि इन दोनों में कौन कौन से अवयव हैं जो कि उभयनिष्ठ हैं। तो 3 और 5 यहाँ पर नहीं है, तो 3 और 5 उभयनिष्ठ नहीं आएंगे। 7, 9, 11 और 7, 9, 11 ये उभयनिष्ठ हैं, तो यहाँ लिख देंगे 7, 9 और 11। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए। और इसी तरीके से अपने बात करें इसके 9th क्वेश्चन के, 9th पार्ट की इसकी, तो वो देखिए कैसे होगा। तो इसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ ए इंटरसेक्शन बी लिख लेता हूँ, मतलब ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव। तो ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव है वो है 7, 9 और 11। तो यहाँ लिख लेंगे 7, 9 और 11। और उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है बी यूनियन सी, तो यहाँ लिख लेंगे बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब ये हुआ कि बी और सी को इकट्ठा करके लिखना है। हमने लिख ही रखा है ये पहले, वापस वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7, 9, 11, 13 और 15। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों के लिए इंटरसेक्शन, मतलब ये वाले जो हमने मान याद करिए, इन दोनों के अंदर आपको ये देखना है कि उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव वो हमें दिखाई दे ही रहे हैं, 7, 9 और 11। तो ऐसे लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसको ब्रैकेट में लिखा, फिर बी यूनियन सी को भी हमने ब्रैकेट में लिखा, और दोनों के बीच में हमने उभयनिष्ठ अवयव निकालने हैं, तो इसलिए इंटरसेक्शन का यूज़ कर लेंगे। और ये जो मान आएगा वो बराबर आ जाएगा किसके, 7, 9 और 11 के। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बात करते हैं इसके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7वें क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं, और ये 6 मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसी तरीके से इंटरसेक्शन ए का सी के साथ डी के साथ, फिर बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, बी का इंटरसेक्शन डी के साथ, और फिर सी का इंटरसेक्शन डी के साथ। मतलब इन सब में आपको उभयनिष्ठ अवयव ही लिखने हैं, कि ए के साथ बी सी डी के उभयनिष्ठ अवयव, फिर बी के साथ सी और डी के उभयनिष्ठ अवयव, और फिर सी के साथ डी के उभयनिष्ठ अवयव। अच्छा, सबसे पहला काम तो हमारा यहाँ पर ये रहेगा कि यहाँ से अपने रोस्टर रूप बनाएं, कि इसको अपने सबसे पहले तो एक लिस्टेड करके लिखें। कि किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए, कि ए, तो ए तो अपने को दे रखा है कि x एक प्राकृत संख्या, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा, तो प्राकृत संख्या अपने सारी यहाँ पर लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से चलता रहेगा। और उसके बाद हमने बात करें b की, तो b बराबर क्या आएगा, तो b और c जो है वो सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या है। तो b में तो सम प्राकृत संख्या आ जाएगी 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। c में विषम प्राकृत संख्या आ जाएंगी, तो 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। और डी के अंदर आपको लिखना है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो वो लिख लेंगे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश डैश, इस तरीके से ये अभाज्य संख्याएं आती रहेंगे। और अब अपने को बात करनी है कि यहाँ पर हम किस प्रकार से इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट पार्ट इसका ए इंटरसेक्शन बी, कि ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन। तो ए और बी में, तो ए में तो सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या सारी आती हैं, और बी के अंदर सिर्फ सम प्राकृत संख्याएं हैं। तो 2 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, फिर ऐसे 6 कॉमन आएगा, 8 कॉमन, मतलब सम संख्याएं कॉमन आ जाएंगी। कि अपने बात करें कि प्राकृत संख्या और सम प्राकृत संख्या में उभयनिष्ठ अवयव कौन से होंगे, तो जो सम प्राकृत संख्या है वो उभयनिष्ठ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। या यूं कहें कि मैं लिख सकता हूँ ये बराबर आ गया किसके, बी के। बात करते हैं हमने इसके सेकंड पार्ट की, जिसमें आपको ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना है, कि ए और सी में क्या कॉमन है। तो ए और सी में भी कि ये प्राकृत संख्या, यहाँ प्राकृत संख्या और यहाँ विषम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या वो इसकी उसमें सम भी है और विषम भी है, और सिर्फ विषम प्राकृत संख्या तो दोनों में कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, और इधर से है 1, 3, 5, 7, 9। तो 3 1 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, फिर आगे 5 कॉमन, 7 कॉमन। तो विषम प्राकृत संख्या इस बार कॉमन आ जाएंगे। मतलब ये आ जाएगा 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। या यूं कहेंगे ये बराबर आ जाएगा किसके, सी के। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, जिसमें ए इंटरसेक्शन डी का मान ज्ञात करना है, कि ए और डी में क्या कॉमन है। तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर ऐसे चलती गई सारी, और अब डी में है अभाज्य संख्याएं। तो ये सारी की सारी जो संख्याएं जो लिखी हुई है ये भी प्राकृत संख्या ही है एक प्रकार से, लेकिन ये सारी अभाज्य हैं। मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश डैश ऐसे चलता रहेगा। तो यूं कहेंगे ये बराबर आ जाएगा किसके, डी के। तो ये तो हुआ ये वाले 3। अब बी और सी में क्या कॉमन है, तो वो अपने को देखना है। बी और सी में क्या कॉमन आएगा, तो बी इंटरसेक्शन सी।
तो बी में तो है सम संख्याएं, सी में है विषम संख्याएं। तो सम संख्या और विषम संख्या में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खाली रहने वाला है, मतलब ये रिक्त समुच्चय बन जाएगा। अब बात करते हैं अपने बी और डी की कि बी और डी में क्या कॉमन आएगा। ठीक है, ये तीसरा हो गया और ये चौथा पार्ट इसका, और इसके अंदर पांचवा है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में कॉमन, तो 2 4 6 8 10, 2 3 5 7 11 13, ये आगे सारे विषम है, बस ये एक ही संख्या है 2 जो यहाँ पर कॉमन है, इसके अलावा और कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे एकल समुच्चय वाला भी बन जाएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा इसमें, वो है 2। ठीक है, ये हुआ। और लास्ट है कि सी और डी में क्या कॉमन है। ठीक है, सी और डी में तो 6 पार्ट इसका सी इंटरसेक्शन डी। तो सी में देखिए 1 3 5 7 9 इस तरीके से चल रहा है, और डी में 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से चल रहा है। तो सी और डी में कॉमन क्या आएगा, तो 1 ऊपर है नीचे नहीं है। ठीक है, 2 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो 1 और 2 तो कॉमन नहीं आया। अब 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 लिख लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 7 कॉमन आ जाएगा। अच्छा, 9 कॉमन नहीं आएगा, फिर 11 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब 13, तो 13 ऊपर आएगा। तो विषम संख्या तो सारी कॉमन आ जाएंगी, लेकिन उसमें भी अभाज्य विषम संख्या है। अब इस तरीके से तो ये कितना भी जैसे चलता रहेगा। हालांकि इसको अपने कह सकते हैं कि कहाँ तक लिखें, तो समुच्चय निर्माण रूप में अपने इसको लिख सकते हैं। अगर अपने इसको लिखने की बात करें तो समुच्चय निर्माण रूप में भी अपने इसको लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, तो वो देखिए कि अपने को लिखना है सी इंटरसेक्शन डी, कि सी और डी में कॉमन क्या है। तो मैंने लिखा यहाँ पे एक्स पहले तो, और x का जो मान है वो क्या आएगा, x का जो मान है एक तो आया 3। ठीक है, ये तो चलो है जो अपने को दिखाई दे ही रहे हैं कि 3 फिर 5 फिर 7। ठीक है, और उसके बाद में 11 फिर 13 फिर 17, या यूँ कहें कि विषम अभाज्य संख्याएं। इसको अपने ये भी तो बोल सकते हैं कि ये जो संख्याएं वो विषम है सारी की सारी, लेकिन अभाज्य है, विषम अभाज्य संख्याएं। तो अपने इतना ना लिखें, इसके बजाय अपने सीधा लिख देंगे कि x जो है एक विषम अभाज्य संख्या है। बस इतना। ठीक है, तो ये हुआ सी इंटरसेक्शन डी का मान। तो ये तो क्वेश्चन थे जो कि अपने इंटरसेक्शन और यूनियन से संबंधित थे। इसके अलावा अभी अपने संक्रियाओं के जो गुणधर्म हैं उसकी बात करने वाले हैं, और उससे पहले अपने एक परिभाषा नोट कर लेते हैं जो कि असंयुक्त समुच्चय के ऊपर आधारित है। तो असंयुक्त समुच्चय की सबसे पहले अपने परिभाषा नोट करें। देखिए इसमें इसकी परिभाषा क्या बनेगी। इसमें लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय। ठीक है, 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनके या जिनमें कोई भी अवयव। ठीक है, 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि मान लो a बराबर है हमारे पास एग्जाम्पल इसको समझने के लिए कि 1 2 और 3, और b बराबर हमने लिखा 4,5। अगर मैं बात करूँ a इंटरसेक्शन b की, कि a और b में कॉमन क्या है, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि a और b में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एम्प्टी सेट है, ये खाली है। तो ये इसको अपने बोलेंगे कि a तथा b। ठीक है, a तथा b परस्पर। ठीक है, अगर अपनी दोनों की बात करें a तथा b परस्पर असंयुक्त हैं, या इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि a जो है वो b से असंयुक्त है। तो असंयुक्त के लिए सिर्फ हमें इतनी ही बात ध्यान में रखनी है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो खाली रहना चाहिए। अगर a और b में कोई भी अवयव कॉमन ना आए तो इसका मतलब a और b दोनों असंयुक्त है। a b से असंयुक्त है, b a से असंयुक्त है, कैसे मर्जी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि a और b में कोई भी अवयव कॉमन ना हो। तो देखिए हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जो कि संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म है।
लेकिन इन गुणधर्मों को समझने से पहले यहाँ पर अपने को ये बातें पहले तो समझनी पड़ेगी कि इनका मीनिंग क्या है। हम इन्हीं की बात करेंगे यहाँ पर कि समुच्चयों के लिए ये सब बातें हम जांच करने वाले हैं इन बातों की, या कुछ इनको नियम कह सकते हैं, संक्रिया कह सकते हैं, इन सब की बात करनी है अपने को। लेकिन अपने को सबसे पहले इनके मतलब समझने हैं कि इनका मीनिंग क्या है। देखिए संक्रिया वैसे जो शब्द है, संक्रिया हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं, प्लस माइनस गुणा भाग वर्ग कर दिया, वर्गमूल कर दिया, घन कर दिया, घनमूल कर दिया, ये सारी की सारी गणित की संक्रियाएं हैं। अब यहाँ पर आपको आगे कुछ और भी संक्रियाएं अब पढ़नी है। अब उन संक्रियाओं के अंदर अपने को ये दो संक्रियाएं जो हैं, ये नियम तो अलग से हैं, ये संक्रियाओं से संबंधित हैं कि एक तो है कर्म विनिमय संक्रिया और एक है साहचर्य संक्रिया। सबसे पहले तो अपने को इन दोनों को समझना है कि कर्म विनिमय और साहचर्य, ये जो शब्द अभी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं समुच्चय के लिए, तो इनका सबसे पहले मीनिंग क्या है उस मीनिंग को समझ लेते हैं, ताकि संक्रिया को समझने में कोई प्रॉब्लम अपने को ना आए जो कि समुच्चयों से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमने कर्म विनिमय संक्रिया की। देखिए कर्म विनिमय संक्रिया अपने को इसको नाम से समझना पड़ेगा कि क्रम विनिमय, विनिमय का मतलब है एक्सचेंज, आदान प्रदान, कि अपने को क्या बोल करना है, जो क्रम है, जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। बात करें अगर अपने प्लस की बात करें तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अगर अपने 2 + 3 करें या अपने 3 + 2 करें, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, एक ही बात है कि ए में बी जोड़ दीजिए या बी में ए जोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों के मान हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। कि अगर मैं यहाँ पर क्रम बदल दूँ, 2 और 3 का अगर मैं क्रम बदल दूँ, संक्रिया को वहीं रखा लेकिन हमने अवयवों का क्रम बदल दिया, हमने ऑर्डर को एक्सचेंज कर दिया, क्रम को विनिमय कर दिया, क्रम का आदान प्रदान कर दिया कि इसको इधर लिया है और इसको इधर लिया है, लेकिन उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो योग संक्रिया है, ठीक है, योग संक्रिया कर्म विनिमय नियम का पालन करती है, या योग संक्रिया कर्म विनिमय है। मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि योग संक्रिया कर्म विनिमय है। अभी मैं समुच्चय की बात नहीं कर रहा, अभी मैं संक्रियाओं की बात कर रहा हूँ कि योग संक्रिया जो है वो क्या है, कर्म विनिमय। ठीक है, मतलब कर्म को चेंज करने पर अगर रिजल्ट चेंज ना हो तो हम बोलते हैं कि वहां पर हमने जिस संक्रिया का यूज किया वो कर्म विनिमय है। क्या माइनस के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर अपने 2 - 3 की बात करें और 3 - 2 की बात करें, तो क्या यहाँ पर रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा कि 2 - 3 हम जानते हैं -1 आएगा, लेकिन 3 - 2 +1 आएगा, तो दोनों के दोनों मान जो है वो क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब माइनस की जो संक्रिया है वो सदैव कर्म विनिमय नहीं होती। हाँ, एक कंडीशन है जहाँ पर वो कर्म विनिमय हो सकती है, अगर दोनों के मान बराबर हों। कि अगर अपने 2 - 2 की बात करें तो इसका जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि 2 और 2 को चेंज किया है, इसका हमें पता नहीं लगेगा, तो यहाँ पर बराबर होने वाला है। तो अवयव अलग अलग हों, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, वो कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को चलना है कि योग संक्रिया तो है कर्म विनिमय है, लेकिन जो व्यवकलन जिसको अपने घटाव बोलते हैं, ठीक है, व्यवकलन का मतलब माइनस, की व्यवकलन जो संक्रिया है ये कर्म विनिमय नहीं है। ठीक है, हम इनके मतलब समझ में आने चाहिए। अच्छा, गुणा संक्रिया कर्म विनिमय हो जाएगी कि अगर अपने बात करें 2 × 3 और 3 × 2 की, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा बराबर रहेगा, तो गुणा संक्रिया सदैव कर्म विनिमय होती है। और इसी प्रकार से अपने बात करें भाग संक्रिया की, तो भाग संक्रिया कर्म विनिमय नहीं होती कि 2 में 3 का भाग दें और 3 में 2 का भाग दें, दोनों के दोनों मान क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो ये तो हुआ कर्म विनिमय का मतलब कि क्रम को अगर अपने चेंज करते हैं, अगर अपने ऑर्डर को चेंज करते हैं, तो ऑर्डर को चेंज करने से अगर रिजल्ट चेंज ना हो तो हम ये बोलेंगे कि हमने जिस संक्रिया का यूज़ किया वो संक्रिया यहाँ पर क्या है, कर्म विनिमय है। कि कर्म विनिमय संक्रिया एक ऐसी संक्रिया होती है जिसमें अगर हम अवयवों का क्रम बदल दें, तो परिणाम जो हैं वो चेंज नहीं होते, परिणामों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, उस संक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कर्म विनिमय संक्रिया बोलते हैं। तो ये तो हुआ कर्म विनिमय। इसी प्रकार से अपने बात करें साहचर्य की, अभी मैं इनको बता रहा हूँ आपको सबको एक बार, ठीक है, हम समझ लें कि इनका सिंपल जो लैंग्वेज में इनका मीनिंग क्या है, उसके बाद अपने इन सब को समुच्चयों पर लागू करेंगे। कि हम समुच्चयों के लिए देखेंगे कि हमने अभी तक जो भी संक्रियाएं पढ़ी हैं वहाँ पर इन नियमों का पालन होता है या नहीं होता। तो पहले इनको अपने सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो साहचर्य संक्रिया की अगर अपने बात करें तो साहचर्य संक्रिया, एक चीज़ और अपने को यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि कर्म विनिमय संक्रिया में मुख्य रूप से 2 ही अवयव होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कर्म विनिमय में कितने अवयव होंगे, 2 अवयव।
कि दो अवयवों के लिए आपको क्रम बदलना है, दो अवयवों के लिए आपको क्या बदलना है, क्रम बदलना है। लेकिन अगर अपने बात करते हैं साहचर्य की, अगर अपने साहचर्य संक्रिया की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 अवयव लिए जाते हैं कि आपको साहचर्य, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, साहचर्य के अंदर आपको 3 अवयवों पर बात करनी पड़ेगी। क्रम विनिमय में 2 अवयवों से पता लग जाएगा कि समुच्चय जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय है या नहीं है, लेकिन साहचर्य के अंदर आपको कितने अवयव लेने पड़ेंगे, 3 अवयव लेने पड़ेंगे। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले उस मीनिंग को अपने समझते हैं। देखिए साहचर्य संक्रिया, तो आपको लेने 3 अवयव। अब 3 अवयव लेने तो हैं, लेकिन संक्रिया हमेशा 2 अवयवों पर ही लगानी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, ये कोई 3 अवयव हैं। हम संख्याओं की बात कर रहे हैं सिर्फ, अभी समुच्चय के बारे में अपने कुछ नहीं पढ़ रहे, सिर्फ संख्याओं के ऊपर कि 3 अवयव लिए मैंने, और मान लो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया बीच में, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये जो ए प्लस बी प्लस सी है हम डायरेक्ट तो नहीं करते कि जैसे मान लीजिए कि 3 + 5 + 6, तो इसको जोड़ने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। वो तरीके क्या होते हैं कि हो सकता है कि हम पहले 3 और 5 को जोड़ें, ठीक है, जैसे 8, और फिर उसमें 6 जोड़ दें, मतलब 14। इस तरीके से हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि 3 + 5 + 6 लिखा है तो पहले इन दोनों को जोड़ लिया, मतलब 11, और उसके बाद में इस 3 को जोड़ दिया तो 14। इस तरीके से, मतलब अगर हमें 2 से ज़्यादा संख्याओं पे कोई संक्रिया का यूज़ करना है, चाहे वो प्लस की है चाहे माइनस की, चाहे कैसे भी है, तो हम क्या करेंगे, उसको टुकड़ों में सोल्व करते हैं कि पहले हमने 2 अवयवों पे संक्रिया लगा के देख ली, फिर उससे जो रिजल्ट है उससे आगे वाले पे संक्रिया लगा के देख ली, तो रिजल्ट फाइनल आ गया हमारे पास। कि अगर यही चीज़ अगर गुणा में हो कि जैसे 2 × 3 × 4, तो अपने क्या करें, 2 × 3 = 6, जैसे इसको करके तो देखते हैं अपने कि 2 × 3 = 6, 2 का 3 से गुणा कर दिया कि पहले 2 अवयवों पे संक्रिया लगा दी, उसके बाद में जो आगे वाला अवयव दिया उसके हिसाब से इसको सोल्व कर लिया। यहाँ हो सकता था कि अपने 3 और 4 को पहले गुणा कर लें, 4 × 3 = 12, और फिर इसका 2 के साथ गुणा कर लें, तो ये भी कितना आने वाला है, 24 आने वाला है। तो कुछ इस तरीके की बात यहाँ पे अपने करने वाले हैं कि साहचर्य संक्रिया के अंदर क्या होगा कि जब आपको 3 अवयव मिलेंगे, आपको जब 3 अवयव मिलेंगे तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट का यूज़ करके पहले 2 को सोल्व कर लोगे। मतलब हम क्या करेंगे कि पहले बी और सी को जोड़ लिया, ठीक है, बी और सी को जोड़ लिया। अच्छा, बी और सी को जोड़ने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, यहाँ से जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम किस में जोड़ देंगे, ए में जोड़ देंगे। कि पहले बी और सी को जोड़ा, जो रिजल्ट आया उसको किस में जोड़ दिया हमने, ए में जोड़ दिया। तो एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका ये हुआ कि हमने पहले ए और बी को जोड़ लिया। मान लो मैंने ए और बी को जोड़ा और यहाँ से जो रिजल्ट है उसको हमने ऐड कर दिया किसमें, सी में। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, अगर ये दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो प्लस वाली संक्रिया है वो साहचर्य नियम का पालन करती है। कि जो प्लस संक्रिया है वो किसका पालन करती है, साहचर्य नियम का। तो जोड़ में ऐसा होगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल हमने लिखा भी था कि जैसे 3 + 5 + 6, इसको वापस लिख लेते हैं कि 3 + 5 + 6, कि पहले 5 और 6 को जोड़ना है तो 11, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और अगर अपने बात करें 3 + 5 + 6 में पहले 3 और 5 को जोड़ने की, तो 8 + 6, तो ये भी बराबर कितना आएगा, 14। तो जोड़ संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। तो यहाँ साहचर्य का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि 3 अवयव होंगे, पहले 2 पे संक्रिया लगाओ, वहाँ से जो बचेगा उसके साथ तीसरे अवयव की संक्रिया लग जाएगी। मतलब यहाँ से जो रिजल्ट आया उसको तीसरे अवयव तक लेके जाएंगे अपने। तो ब्रैकेट को यहाँ पर एक्सचेंज करना होता है कि अगर आप अपनी मर्जी से ब्रैकेट लगा सकते हो, आप अपनी मर्जी से ब्रैकेट लगा सकते हो, ब्रैकेट कहीं भी लगाओ, अगर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको अपने बोलते हैं साहचर्य संक्रिया का पालन होता है। कि यहाँ पर हम किस नियम का पालन करवा रहे हैं, साहचर्य नियम का। कि अगर अवयवों का जो व्यंजक बना रखा है वहाँ पर ब्रैकेट को चेंज करने से परिणाम नहीं बदलते तो वहाँ जो संक्रिया होगी वो साहचर्य मानी जाएगी। या अपने इसको ये बोल सकते हैं कि संक्रिया सहचारी है। कि इसको ऐसे लिख लेते हैं कि a + b + c बराबर होना चाहिए a + b + c के। तो इसका मतलब सहचारी नियम का यहाँ पर पालन होता है। तो गुणा संक्रिया के अंदर भी ऐसा हो जाएगा। गुणा संक्रिया में कि अगर अपने गुणा की बात करें कि 2 × 3 × 4, कि पहले 2 और 3 को गुणा कर लिया तो 6 × 4 = 24, और 2 × 3 × 4 में पहले 3 और 4 को गुणा कर लिया तो 12 दूनी 24। तो ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो संक्रिया गुणा संक्रिया, कि गुणा संक्रिया जो है यहाँ पर साहचर्य नियम का पालन करती है। भाग संक्रिया और
माइनस वाली संख्या साचर्य नियम का पालन नहीं करेगी। एग्जाम्पल से इसको बता देता हूँ अभी कि 2 माइनस 3 माइनस 4, फिर 2 माइनस 3 माइनस 4, कि एक तो ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है और एक ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, तो दोनों के रिजल्ट देखो अलग अलग आएंगे। कि ब्रैकेट को ही तो चेंज करना है कि पहले बाद वालों पे ब्रैकेट लगा लो फिर पहले वालों पे लगा लो, दोनों के रिजल्ट एक जैसे आने चाहिए थे। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या होगा, तो 2 माइनस 3 माइनस 4 क्या -1, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 कितना आया 3 आया, इधर वाला आंसर तो 3 आ गया। अब अगर अपने इधर वाले आंसर की बात करें तो 2 माइनस 3 -1, फिर -4 और ये आ गया -5। तो अपने जानते हैं कि ये दोनों मान जो है वो क्या है, अलग अलग हैं। तो माइनस की संख्या जो है वो साचर्य नियम का पालन नहीं करती। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि भाग वाली संख्या, जो भाग वाली संख्या है वो भी साचर्य नियम का पालन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये साचर्य का मतलब हुआ कि क्रम विनिमय में तो सिर्फ आपको ऑर्डर चेंज करना था, अवयवों को आपस में बदलना था, लेकिन साचर्य में ब्रैकेट बदलने हैं। ठीक है, कि इसमें तो आपको ब्रैकेट बदलने हैं और इसमें आपको अवयव बदलने हैं। तो अवयवों को बदलते हैं, अगर रिजल्ट नहीं चेंज होता तो इसका मतलब वहाँ पे संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। ब्रैकेट को बदलते हैं और रिजल्ट नहीं बदलता तो इसका मतलब संक्रिया साचर्य नियम का पालन करती है। अपने अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, अब 3 ये जो नियम है, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल से इसको अपने समझ लेंगे कि जो एम्प्टी सेट है या जो ये सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है, ये यू जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय है, इसको अलग से मैंने दर्शा दिया, ये सम्मिलन वाला यू नहीं है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो इनके नियम तो अपने चलो एग्जांपल से समझ लेंगे। ये दो अपने को समझने बहुत ही जरूरी हैं, जो कि वितरण या बंटनता नियम और एक वर्ग सम नियम है। तो पहले अपने इस वर्ग सम नियम को पढ़ लें, बिल्कुल सिंपल सा नियम है ये। तो पहले वर्ग सम देखिए, वर्ग सम क्या होगा, देखिए वर्ग मतलब स्क्वायर और सम का मतलब समान। वर्ग बराबर हो जाए, अब वर्ग कैसे बराबर होगा, एक्चुअली इसका मीनिंग होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ले लिया x, ठीक है, इसका स्क्वायर किया और अगर ये वापस x के बराबर आया तो इसका मतलब ये वर्ग सम नियम है कि वर्ग करने पर अगर वापस वही आंसर आ जाता है तो वो वर्ग सम नियम। और हम जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से मान आ सकते हैं, इसको हल करोगे तब भी पता लग जाएगा आपको। और वैसे बात करें तो x का मान 0 और 1, कि 0 का स्क्वायर करते हैं तो वो हम जानते हैं 0 और 1 का स्क्वायर करोगे तो बराबर आ जाएगा 1। इसके अलावा और कहीं भी वर्ग सम नियम नहीं लग सकता। कि अगर अपने बात करें कि 2 की स्क्वायर क्या वो 2 के बराबर है तो नहीं है, 3 की स्क्वायर क्या 3 के बराबर है नहीं है, 4 की स्क्वायर क्या 4 के बराबर है तो नहीं है। तो वर्ग सम का मतलब होता है कि वर्ग करने पर वापस वही रिजल्ट आना चाहिए कि जिसका हमने वर्ग किया है, ये वर्ग सम नियम है। तो इसी बस इतना ही है इसके अंदर। इसके अलावा अपने समुच्चय के अंदर देखेंगे कि कहाँ पर वर्ग सम लागू हो सकता है, कि ये दो एक जैसे होने चाहिए। x की स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि x इंटू एक्स, कि x का x के साथ गुणा करना है और वो वापस क्या आ जाना चाहिए, x आ जाना चाहिए। तो ऐसा समुच्चय के अंदर अपने को देखना है कि कहाँ पर लागू होगा। तो इसका भी अपने पास लास्ट नियम है जो कि वितरण या बंटनता। तो वितरण से समझ में आ ही रहा होगा, वितरण का मतलब यहाँ पे बांटना, या बंटनता का मतलब यहाँ पर बांटने से है। अब बांटना किसको है, संक्रियाओं को किस तरीके से बांटेंगे, कि अगर अपने बात करें यहाँ पे संक्रियाओं की तो संक्रियाओं को ही बांटना है। किस तरीके से, तो वो देखिए। तो देखिए बंटनता नियम, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें कि मान लीजिए कि 2 फिर गुणा में यहाँ आ गया 3 + 4, इस तरीके से कि 2 गुणा में 3 + 4। अगर अपने इसको हल करें तो इसका आंसर आएगा 2 गुणा में 7 मतलब 14। ठीक है, एक तो इसको हल करने का ये तरीका हुआ। अब इसको हल करने का एक तरीका और भी तो हो सकता है कि अगर अपने ये जो 2 गुणा है इसको अगर अपने अंदर ले जाएं कि 2 गुणा 3, कि पहले 2 का गुणा कर दिया 3 के साथ, फिर प्लस लगा दिया और फिर यहाँ पर 2 का गुणा 4 के साथ। तो 2 का गुणा 3 के साथ 6, फिर 2 का गुणा 4 के साथ 8, और 6 और 8 को जोड़ो तो कितने का 14 है। तो दोनों मान जो है वो एक जैसे ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये जो पहला जो मान था ये तो जैसा जैसा क्वेश्चन के अंदर बोला वैसा वैसा कर दिया, कि पहले ब्रैकेट वाले को हल कर दिया फिर बाद में गुणा कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो व्यंजक था इस व्यंजक के अंदर जो गुणा वाली संक्रिया थी इसको 2 हिस्सों में बांटा। इस गुणा वाली संक्रिया को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, और ये जो 2 हिस्सों में बटी ये किसके कारण बटी, इस प्लस के कारण। मतलब यहाँ पर प्लस संक्रिया के कारण बंटनता नियम लागू हुआ, या प्लस संक्रिया के कारण यहाँ पर गुणा संक्रिया 2 अलग अलग भागों में विभाजित हुई। कि प्लस के कारण गुणा संक्रिया 2 अलग अलग भागों में विभाजित होती है, लेकिन उससे परिणाम नहीं बदलेंगे, उससे रिजल्ट नहीं बदलेगा। कि 2 को 3 के साथ पहले गुणा करके लिख दिया, फिर 2 को 4 के साथ गुणा करके लिख दिया, दोनों का रिजल्ट एक जैसे ही आता है। और हमने ये बीजगणित के अंदर ऐसा काफ़ी बार लिखा भी हुआ है कि अगर अपने बात करें कि बाहर x है और अंदर y + z है तो इसको अपने लिख सकते हैं x y + में xz। तो एक्चुअली के अंदर ये बंटनता नियम ही है। ये क्या नियम है, बंटनता नियम।
कि अगर अंदर निशान आपको प्लस का दिखाई दे और बाहर अगर आपको गुना दिखाई देता है तो आप इसको बंटनता नियम से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे कि पहले x को गुणा कर देंगे y के साथ और फिर x को गुणा कर देंगे z के साथ, फिर दोनों को लास्ट में जोड़ कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं कि प्लस संक्रिया के कारण गुणा का बंटन हुआ। प्लस संक्रिया के कारण किसका बंटन हुआ? गुणा का बंटन हुआ। तो ये समुच्चय के अंदर अपने को पढ़ना है कि समुच्चय के अंदर बंटनता नियम किस प्रकार से लागू होता है। अच्छा, अगर अंदर गुणा हो और बाहर प्लस हो तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या यहाँ पर बंटनता नियम अपने लागू करवा सकते हैं क्या? कि मान लीजिए कि ऐसा होता कि 2 + 3 × 4, क्या यहाँ पर अब इसको अपने अलग अलग करके कर सकते हैं? तो इसके लिए अपने चेक कीजिए पहले तो 3 × 4 जैसे 12 प्लस में 2, तो ये बराबर कितना आया? 14 आया। ठीक है, 3 × 4 किया तो 12 आ गया और फिर इसमें 2 जोड़ दिया 14। अगर अपने इसको प्लस को अंदर लेकर जाएं अलग अलग, मतलब 2 + 3 फिर गुणा 2 + 4, तो क्या रिजल्ट एक जैसा आएगा? तो 2 + 3 कितना हुआ? 5, और 2 + 4 कितना हुआ? 6, और ये कितना आ गया? 30। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अंदर प्लस है और बाहर गुणा है तो यहाँ पर बंटनता हो सकती है, लेकिन अंदर गुणा और बाहर प्लस हो। ये वही बात होगी जैसे मान लीजिए कि x + yz है, x प्लस में yz है, तो मैं यहाँ ऐसे नहीं लिख सकता कि x + y फिर x + z, तो ऐसा नहीं हम लिख सकते। ठीक है, x + y और x + z हमने नहीं लिख सकते। कि अंदर अगर प्लस है और बाहर अगर गुणा है तो बंटनता हो सकती है। अंदर प्लस है और बाहर गुणा है तो बंटनता नियम लागू हो सकता है कि गुणा संक्रिया का यहाँ पर बंटन हो जाएगा प्लस संक्रिया के कारण। ठीक है, तो ये समुच्चय के अंदर अपने इसको पढ़ने वाले हैं कि समुच्चय में ये किस प्रकार से लागू होगी। तो बंटनता में अपने एक बार इतना लिख सकते हैं आप कि x और बाहर अंदर है y + z, तो इसको ये भी अपने लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मान आपस में बराबर है तो इसके बराबर आ जाएगा ये, तो ये अपने को बंटनता में लिखना है। तो अभी समुच्चय के लिए देखिए ये नियम कौन कौन से हैं। देखिए क्रम विनिमय संक्रिया में देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं कि a और b का यूनियन, ऑर्डर चेंज कर दो, ऑर्डर अगर चेंज करोगे b और a का यूनियन बराबर आएगा। कि a और b का अगर अपने को यूनियन करना है तो उस समय अपने को ये नहीं देखना कि हम पहले a को लिखें या b को लिखें। आप a वाले अवयव से भी स्टार्ट कर सकते हो, b से भी स्टार्ट कर सकते हो। कि a और b का यूनियन और b और a का यूनियन, दोनों का जो यूनियन है वो सेम आएगा, एक जैसा आएगा। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो a बराबर जैसे हमने लिखा 1, 2 और 3, और b बराबर हमने लिखा कि 2, 3 और 4। अगर मैं a और b के यूनियन की बात करूं तो a और b को कि इसमें पहले a के अवयव लिखने हैं, मतलब 1, 2, 3। अब b वाले अवयव लिखने हैं 2, 3, 4, 2 3 आ चुके हैं तो 4 आ जाएगा। लेकिन अगर अपने b यूनियन a लिखें तो पहले b वाले अवयव लिखने हैं तो 2, 3, 4। अब a वाले अवयव लिखने हैं 1, 2, 3, तो सिर्फ एक आएगा क्योंकि 2, 3 आ चुके हैं पहले से। तो ये दोनों समुच्चय बराबर हैं, आपस आगे पीछे होने से में कोई फर्क नहीं पड़ता समुच्चय के अंदर। तो a यूनियन b का मान और b यूनियन a का मान जो है वो क्या आएगा? बराबर आने वाला है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल लेके आप सभी के लिए ये सिद्ध भी कर सकते हैं, और ये काम आप खुद करके देखना भी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ इनको लिखना कौन कौन से नियम अपने को लिखने हैं। क्रम विनिमय नियम हो गया कि a यूनियन b और b यूनियन a बराबर होंगे। इसी प्रकार से a और b का इंटरसेक्शन और b और a का इंटरसेक्शन, कि a और b में जो कॉमन है वही कॉमन b और a में भी होंगे, जो a और b में कॉमन है वही b और a में भी कॉमन आएगा। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। बात करते हैं सहचारी संक्रिया की। तो सहचारी संक्रिया में भी देखिए पहले ये यूनियन के लिए लिखी हुई है और उसके बाद में इंटरसेक्शन के लिए लिखी हुई है। 3 अवयव थे तो 3 समुच्चय ले लेंगे। अवयवों में बात की थी 3 अवयवों की, अब यहाँ पर बात करेंगे 3 समुच्चयों की। ये 3 अलग अलग समुच्चय ले लिए a, b और c, और इनके बीच में एक बार तो यूनियन लगा दिया दोनों में, और यहाँ पर दोनों के बीच में क्या लगा दिया? इंटरसेक्शन लगा दिया। यूनियन लगा दिया, अपने को सिर्फ ब्रैकेट बदलने हैं। मैंने आपको बताया था सहचारी के अंदर सिर्फ आपको ब्रैकेट बदलने हैं। तो पहले ब्रैकेट b और c पे लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट a और b पे लग गया, लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम्पल लेके सिद्ध करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से अपने यहाँ पर बात करें कि यहाँ ब्रैकेट पहले b और c पे लगाया हुआ है, बाद में ब्रैकेट a और b पे लगा दिया। तो समुच्चयों के लिए सहचारी नियम का भी पालन होता है अगर यूनियन और इंटरसेक्शन की अपने बात करें उन संक्रियाओं के लिए। ठीक है, तो ये दोनों नियम हमेशा पालन करेंगे। संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय भी होगी और सहचारी भी होगी। कौन कौन सी? सर्वनिष्ठ वाली और सम्मिलन वाली, कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए ये नियम लागू होंगे। इसी तरीके से बंटनता नियम भी लागू होता है। यूनियन इंटरसेक्शन के लिए बंटन हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से इंटरसेक्शन भी यूनियन के लिए अलग अलग विभाजित हो जाएगा।
कि बाहर अंदर इंटरसेक्शन है और बाहर यूनियन है, तो ये यूनियन इन दोनों के साथ अलग अलग लिखा जाएगा। ये देखिए कि ये जो ए यूनियन है, इस ए यूनियन को पहले बी के साथ लिख दिया, फिर इस ए यूनियन को इस सी के साथ लिख दिया, बीच में ये इंटरसेक्शन रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने वहाँ देखा था कि गुणा और जोड़ के अंदर, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि बाहर x था और अंदर y प्लस जेड है, तो इस x को पहले y के साथ लिख दिया, फिर प्लस वाला निशान बीच में कॉमन रहेगा और फिर x को z के साथ लिख दिया। तो यहाँ वाला जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो निशान है वो यहाँ पर आपको एज इट इज़ रखना है, और इसी तरीके से अपने यहाँ भी कह सकते हैं। और अब बात करते हैं अपने चौथे और पांचवें पॉइंट की, वर्ग सम नियम और ये जो अपने एम्प्टी सेट और जो सार्वत्रिक समूचे हैं उनके नियमों की। देखिए वर्ग सम नियम जैसा आपने बताया, मैंने बताया था कि x को x से गुणा करने पर x अगर आता है, मतलब x की स्क्वायर करने से अगर x आता है, अगर दोनों एक जैसे हैं और रिजल्ट भी अगर एक जैसा है तो वहाँ पर वर्ग सम नियम का पालन होता है। तो समुच्चय के अंदर भी ऐसा होगा कि a और a का अगर आप यूनियन करोगे तो वापस a ही आएगा। a और a में अगर आप a और दूसरा तरफ भी a है, दूसरी तरफ भी a है, तो उन दोनों के बीच में अगर आप बात करें यूनियन की तो वो रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, वो वापस a के बराबर ही आएगा कि a बराबर है। वैसे मैंने बीच में एग्जांपल भी दिया था, a बराबर 1 2 3, और दूसरा जो a है वो भी 1 2 3 के बराबर ही होगा। तो अगर अपने a और a का यूनियन करें तो ये यूनियन 1 2 3 ही आएगा, जो किसके बराबर है, a के बराबर है। और इसी तरीके से इंटरसेक्शन के अंदर आएगा a और a में कॉमन, a के भी कॉमन आएंगे तो बराबर में a आ जाएगा। तो अब अपने बात करते हैं इसके बाद में अपने लास्ट नियम की, जो कि रिक्त समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय के ऊपर आधारित है। तो रिक्त समुच्चय का a के साथ, a कुछ भी समुच्चय हो सकता है, a के साथ अगर अपने यूनियन करेंगे तो इसी a के अवयव आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अवयव है ही नहीं। ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा वो इसी a का आने वाला है, तो बराबर ये किसके हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। कि अगर अपने a बराबर है 1 2 और 3, और दूसरा अपने पास एक रिक्त समुच्चय आ गया, अगर अपने a और इस रिक्त समुच्चय का यूनियन करें, अगर a और इस रिक्त समुच्चय अगर अपने यूनियन करते हैं तो अवयव सिर्फ a के ही लिखे जाएंगे, क्योंकि रिक्त समुच्चय के अंदर तो कोई अवयव है ही नहीं। मतलब ये बराबर किसके आ गया, a के। तो ये जो पहला नियम है, इस नियम को अलग से अगर आप याद रखो तो इसको बोलते हैं तत्समक नियम। तत्समक नियम कि वापस वही अगर आता है रिजल्ट तो उसको तत्समक की श्रेणी में रखेंगे कि a का यूनियन किया इस एम्प्टी सेट के साथ तो वापस रिजल्ट a आ गया, तो इसको बोला तत्समक नियम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और इंटरसेक्शन में मतलब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, अगर अपने इन दोनों के कॉमन की बात करें तो कॉमन भी कुछ नहीं है, कॉमन भी खाली रह जाएगा, तो वो रिक्त समुच्चय बन जाएगा। और इसी तरीके से सार्वत्रिक समुच्चय की अगर अपने बात करें, सार्वत्रिक समुच्चय जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, अगर ये u सार्वत्रिक है तो ये a इसका उप समुच्चय है। अगर u सार्वत्रिक है तो a उसका उप समुच्चय है यहाँ पर, तो इसका यूनियन करना है इस a के साथ, मतलब दोनों को इकट्ठा करना है, दोनों के अवयवों को लिखना है। तो अवयव तो सिर्फ इस u के ही आएंगे। अगर अपने u बात करें 1 से लेकर 10 तक की, ठीक है, ये मैंने u मान लिया 1 से लेकर 10 तक, और a अपने इसी को मान लेते हैं 1 2 3। तो इस u में और इस a में अगर अपने यूनियन लगाएं, दोनों को एक साथ लिखें, तो अवयव तो इस u वाले ही आएंगे सारे, 1 2 3 से डैश डैश 10 तक, मतलब वो बराबर आ जाएगा u के। और अगर अपने दोनों में कॉमन की बात करें, अगर अपने इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन a रहेगा, दोनों में कॉमन सिर्फ a वाला अवयव आएगा। तो ये कुछ संक्रियाओं के गुणधर्म हैं जो अपने को याद रखने हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो भी एग्जाम्पल वगैरह हो सकते हैं आप अपनी तरफ से बनाकर देखिए, इसको हल करके देखिए, इनको याद कीजिए, लिख लिख के देखिए, और अपने नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसके अंदर अपने इन्हीं के ऊपर वापस बात करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे वापस वेन आरेख की। हम एक बार फिर से वेन आरेख को समझेंगे, और इस बार जो अपने को वेन आरेख समझना है वो इन सब के लिए समझना है, इन सब के लिए वेन आरेख समझना है। इसके अलावा एक और नया टॉपिक पूरक समुच्चय, और पूरक समुच्चय के बाद में अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है द मॉर्गन का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए आप इन्हीं का एक बार दोहरान कीजिए, इनको एक बार लिख लिख के देखिए, और साथ में एग्जाम्पल भी साथ साथ इसके हल करते रहिए। थैंक यू।